अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना फारूक शेख। आप देख रहे हैं रिपोर्ट कार्ड। मौजूदा हुकूमत यानी पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की हुकूमत आज तहलील होने जा रही है। वज़ीर आज़म ने अपने कौमी असम्बली से आखिरी खिताब में इस बात का ऐलान कर दिया कि वो आज ही सदर साहब को समरी भिजवा देंगे असम्बली तहलील करने की। लेकिन हैरानकुन तौर पर केयर टेकर वज़ीर आज़म कौन होगा, इसका अभी तक फ़ैसला नहीं हो पाया है। अभी तक बड़ी गैर यकीनी की सूरत हाल है इस मामले में। बहुत से नाम हैं जो ज़ेरे गर्दिश हैं काफ़ी दिनों से, लेकिन कौन होगा निगरान वज़ीर आज़म अभी तक फाइनलाइज नहीं हुआ है और इसकी बहुत सी वजूहात बताई जा रही हैं। इन्हीं नामों पर आज हम गौर करेंगे। मामला कुछ यूँ हुआ कि आज खबर आई कि वज़ीर आज़म और जो अपोजिशन लीडर हैं राजा रियाज साहब, उनकी मुलाकात होनी है और जो नाम है उनके ऊपर डिस्कशन होनी है। लेकिन उसके बाद फिर ये खबर आ गई कि राजा रियाज साहब बड़े मसरूफ़ हैं, तो इस वजह से मुलाकात नहीं हो सकती। 2-3 दिन से बल्कि ऐसा कुछ हो रहा है कि किसी न किसी वजह से ये मुलाकात टल जाती है। वज़ीर आज़म ने कौमी असम्बली में भी कहा कि वो कल, जो आने वाला कल है, उसको राजा साहब से मुलाकात करेंगे और मामलात हल हो जाएंगे आने वाले दिनों में। बट जो नाम ज़ेरे गर्दिश हैं देर वेरी इंटरेस्टिंग। कल तक हफीज़ शेख साहब इकोनॉमिस्ट हैं, उनका नाम सबसे तगड़ा उम्मीदवार के तौर पर सामने आ रहा था। लेकिन फिर अचानक एक और नाम साबिक सिफारतकार जलील अब्बास जिलानी साहब का मंजर आम पर आया और उसको अब प्राइम कैंडिडेट के तौर पर देखा जा रहा है। इसके साथ साथ शाहिद खाकान अब्बासी साहब, फवाद हसन फवाद साहब, तसद्दुक हुसैन जिलानी साहब का नाम भी ज़ेरे गर्दिश है। ये जो सारे नाम हैं, इनमें से कौन सबसे तगड़ा कैंडिडेट है, किसको होना चाहिए दौड़ में सबसे आगे, ये अपने तज्जियाकारों से हम जानेंगे और फिर आगे जाकर इस चीज़ के ऊपर भी बात करेंगे कि ये जो अभी तक डिले है ये किस बात के ऊपर है, क्यों नहीं फैसला हो पा रहा है। तो लेट्स स्टार्ट विद कौन निगरान वज़ीर आज़म के लिए बेहतर उम्मीदवार हो सकता है। हमारे तज्जियाकारों के पास जो नाम ज़ेरे गर्दिश हैं सबकी ऑप्शन, और अगर उनके पास कोई वाइल्ड कार्ड है तो वो भी बता सकते हैं। हमें ज्वाइन करें उमर चीमा साहब, इरशाद भट्टी साहब, मेरे साथ आज स्टूडियो में महमूद सरफराज साहिबा मौजूद हैं और शहजाद इकबाल साहब हमें स्काइप पे ज्वाइन कर रहे हैं। उमर, सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगी, ये जो नाम इस वक्त रनिंग में हैं, इनमें से सबसे स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट आपके ख्याल में कौन सा है, और क्या कोई वाइल्ड कार्ड भी है जिसका हमें नहीं पता लेकिन वो नाम हो सकता है? मेरे ख्याल अभी तक कोई कंसेंसस नहीं हो रहा और बड़ी बेयकीनी की कैफियत है। और मेरे ख्याल बेहतर ये है कि वो रिपोर्ट कार्ड के पैनलिस्ट में कोई अगर प्राइम मिनिस्टर ले लें तो वो ज़्यादा बेहतर है। भट्टी साहब, जो नाम चल रहे हैं उसमें जिस तरह आपने जिक्र किया कि हफीज़ शेख साहब का नाम भी चल रहा है, या आज जलील अब्बास जिलानी साहब जो हैं वो दौड़ में सबसे आगे हैं। जहाँ तक जलील अब्बास जिलानी साहब का ताल्लुक है, मैं उनकी ज़रा बैकग्राउंड बताऊँ। ये एक इंटरेस्टिंगली कि लास्ट टाइम जब 2018 में असम्बली डिज़ाल्व हो रही थी तो तब भी जिलानी ब्रदर जो हैं ये फ्रंट पे थे, यानी कि फ्रंट रो में थे। और उस टाइम जो गवर्नमेंट थी PMLN की गवर्नमेंट, उनकी तरफ से जो 3 नाम आए उसमें जो साबिक चीफ जस्टिस हैं तसद्दुक जिलानी साहब, उनका नाम आया, नासरुल मुल्क साहब का नाम आया और एक और नाम था। तो जो लीडर ऑफ द अपोजिशन है खुर्शीद शाह, यानी मतलब कि पीपल्स पार्टी की तरफ से जो 3 नाम आए, तो उसमें जो 2 नाम थे ये जिलानी ब्रदर्स के थे। ये जिनका जलील अब्बास जिलानी साहब का नाम चल रहा है, एक और हैं सलीम अब्बास जिलानी साहब। अच्छा। सलीम अब्बास जिलानी साहब जो हैं वो साबिक वज़ीर दिफा रह चुके हैं। वो गालबन इनके कोई थोड़ी सी अबहाम है कि वो इनके भाई हैं या कज़न हैं कोई, लेकिन कोई इनके करीबी हैं। तो अभी जो है जलील अब्बास जिलानी साहब जो हैं वो फिर चल रहे हैं और कोई मुतज़ाद इतलात हैं, कोई दरमियान में ये भी आई कि उनकी कोई वज़ीर आज़म से मुलाकात भी हुई है। बाद में वज़ीर आज़म ने कहा कि नहीं, मैं जो है वो कल परसों इसके बारे में फ़ैसला करूँगा राजा साहब से पूछ कर। तो बात यह है कि मेरे ख्याल है कि इसमें हाइप ज़्यादा है और ये गैस गेम ज़्यादा है कि कौन वज़ीर आज़म होगा। हमें लगता है कि जैसे कोई एक करोड़पति का एक मुकाबला है कि कौन होगा, कौन बनेगा। ये है कि जो वज़ीर आज़म होगा ये हाँ, तो अब यह है कि जो वज़ीर आज़म होगा इतने इख्तियारात तो इसके पास होते नहीं हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि आपकी CV इम्प्रूव हो जाती है, आपके नाम के साथ ये लग जाता है कि ये वज़ीर आज़म हैं, या बाद में वो कह सकते हैं कि मैं वज़ीर आज़म था। निगरान का अगर कोई पूछे तो निगरान का भी साथ लगा दें जी कि निगरान था मैं। तो अदरवाइज़ यानी कि उनकी एक ड्यूटी जो है वो एक केयर टेकर की या बैठने की है कि जो चीज़ें या जो बर्तन पड़े हुए हैं जो पहले रख गए हैं उनको कोई आके छेड़े ना।
उस टाइम जो है इलेक्शन कमीशन जो है वो ज़्यादा पावरफुल हो जाता है जब इलेक्शन का टाइम शुरू होता है। अच्छा, वैसे क्या मौजूदा हालात में भी ये सादिक आता है? क्योंकि अगर तो इस तरह की बातें हो रही हैं कि लंबा सेटअप खिंचेगा और फिर मामला आगे जाएंगे पता नहीं कब तक, मार्च के ऊपर भी लोग अभी फाइनलाइज नहीं है, तो निगरान वज़ीर आज़म तो बड़ा अहम हो जाएगा फिर। मेरे ख्याल है कि निगरान वज़ीर आज़म की अहमियत यही होगी कि कोई ऐसा हो कि जो कोई ज़्यादा कोई किसी चीज़ पर कोई असर्ट ना करे, कोई शरीफ किस्म का जेंटलमैन टाइप, कोई सादा सा शरीफ सा न्यूट्रल टाइप, यानी कि इस तरह का कोई बंदा चाहिए। और न्यूट्रल शख्स वो जो भी आएगा वो इस एतमाद पर पूरा उतरेगा। तो यानी कि मेरा ख्याल है कि अच्छा, अगर आपको इंतखाब करना होता ही, आप होते वजीर आजम शहबाज शरीफ की जगह, आप इन नामों में से किसको चुनते? आपके ख्याल में किसका पोर्टफोलियो इस वक्त सबसे ज्यादा तगड़ा है? मुझे देखिए, असल में ये मैटर करता है कि मुझे किस काम के लिए बंदा चाहिए। अगर तो मुझे कोई जी हुजूरी के लिए चाहिए तो वो डिफरेंट नाम होंगे। अगर कोई आपको असर्टिव आदमी चाहिए तो रिलेटिवली जो इनमें मुझे लगता है वो जो तसद्दुक़ जिलानी साहब हैं, अगर आपको ये चाहिए कि कोई इंडिपेंडेंट किस्म का बंदा, जिलानी साहब जो हैं वो भी खामोश तबीयत के आदमी हैं, लेकिन ये है कि ओवरऑल उनके क्रीडेंशियल जो हैं बेसीते साबिक़ चीफ जस्टिस और कई वो ह्यूमन राइट के अवार्ड भी इंटरनेशनली भी उनको मिल चुके हैं। तो मेरे ख्याल है कि उनका ये जो एक अपना जो तारुफ है पहले का, उसको बरकरार रखने के लिए उन्हें ज़्यादा तगोदो करनी पड़ेगी। अदरवाइज़ ये है कि ये 6 माह की जो वजारत उसमें इस दौरान वो सब कुछ खो पाएंगे। और बाकी ये है कि जो नाम इस लेवल तक आते हैं वो मेरे ख्याल एतमाद वाले नाम होते हैं। उसमें को मेरिट ये होता है कि जो लॉयल्टी मेरिट होता है कि हमारे साथ कोई बंदा धोखा ना कर जाए, यही इशू होता है। बाकी एक वज़ीर आज़म के ओहदे पर फाइज निगरान, अच्छा सर, डुअल चैलेंज भी है इस वक्त। दोहरा चैलेंज ये है कि एक तरफ तो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि हमारे साथ धोखा ना कर जाए, लेकिन इस वक्त जो सियासी जमातें हैं वो अपनी पसंद का बंदा लाना चाहती हैं ताकि थोड़ी सा उनके एतमाद साजी हो, लेकिन दूसरी तरफ जो ताकतवर हल्कों से मुशावरत है सुना जा रहा है वो भी हो रही है। इरशाद भट्टी साहब, आप कहिएगा, आपके ख्याल में इनमें से सबसे स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट कौन है? राजा रियाज साहब मसरूफ़ हैं, चश्मे बद्दूर। राजा रियाज साहब की मसरूफियत सामने लाई जाए ताकि हमें भी पता चले कि फाइनली राजा रियाज साहब मसरूफ़ हो गए हैं। मैडम शेख, इत्तेहादी हुकूमत चंद घंटों की मेहमान है और ये चंद घंटे हैं कि गुजर ही नहीं रहे। वाकई बुरा वक्त, मतलब मुश्किल वक्त गुजरते ही नहीं, लेकिन चलो जहाँ 15-16 महीने गुजर गए वहाँ ये 15-16 घंटे भी हम गुजार ही लेंगे। और बात शुरू करने से पहले मुश्तरका मफादात कौंसिल हुकूमत के 15-16 महीने भुगतने पर अपनी कौम के सब्र, हिम्मत और बर्दाश्त को सलाम। कौन होगा निगरान वज़ीर आज़म? राजा रियाज से आप फरमा रहे हैं, जहाँ वो मसरूफ़ हैं वहाँ से उन्होंने फरमाया है कि नाम ऐसा होगा कि डंके बजेंगे, सब सहराएंगे। आज मैडम शेख जॉइंट सेशन भी सुना, तेरा शुक्रिया, मेरा शुक्रिया, शुक्रिया जनाब, शुक्रिया जनाब। खोखले लोग, खोखली बातें, खोखला अंजाम, बेमग्ज़ भाषण, सस्ती सतई सफली जज्बाती बातें, दामों के जुमा बाज़ार, वादों नारों के सस्ते बाज़ार, ख्याली पकाओ की देगें, बड़कों रंग बाजियों के होल सेल कारोबार। मैडम शेख, कौन होगा निगरान वज़ीर आज़म? मेरी ख्वाहिश, मेरा उम्मीदवार, मेरा फेवरेट, ये इससे पहले ये बताता चलूँ कि हफीज़ शेख नंबर 2 पे हैं, जिलानी ब्रादर्स नंबर 1 पे हैं और फवाद हसन फवाद नंबर 3 पे हैं इस वक्त। अच्छा, लेकिन मेरी ख्वाहिश, मेरा उम्मीदवार, मेरा फेवरेट इसहाक डार। गिरो तो साथ गिरे शाने शह सवारी भी, अदीम हाशमी मरहूम का शेर है। गिरो तो साथ गिरे शाने शह सवारी भी, जवाल आए तो पूरे कमाल में आए। मैडम शेख, मेरे महबूब कायद जो यूरोप, सऊदी अरब, दुबई, फिर यूरोप, फिर लंदन, और मेरे दोनों के फेवरेट हैं इसहाक डार साहब। जवाल आए तो पूरे कमाल में आए। इसहाक डार साहब तजर्बाकार हैं, बाबाए मईशत हैं, IMF को हैंडल करना इनके बाएं हाथ का कमाल है। वो विजनरी हैं, वो कुछ भी देख लेते हैं जो हम नहीं देख पाते, और वो छोटे छोटे मसाइल को बुरानों में बदल कर फिर इन्हें हल करते हैं और कमाल हल करते हैं। मैडम शेख, सबसे बड़ी बात है कि वो मेरे महबूब कायद जिन्होंने वापस आना है और मुल्क की बाग दौड़ संभालनी है, जिनके लिए सारा हलवा पक रहा है,
उनके फेवरेट हैं। और जब उनके फेवरेट हों, पुराने दौर में वो लोग कहते थे ना उनके और इनके, तो जो उनके फेवरेट हों वो मेरे कैसे फेवरेट नहीं हो सकते। तो प्लीज़ राजा रियाज साहब, शहबाज शरीफ साहब, शुक्रिया वाले शहबाज शरीफ साहब, इसहाक डार साहब को फाइनल कर दे ताकि ये कश्ती आगे बढ़े और ये मुश्तरका मफादात कौंसिल हुकूमत। अच्छा, ये बताएं वैसे राजा साहब इतने मसरूफ हैं कहाँ, आपको तो पता होगा। बाजार, इट हैज़ 4 legs, इट्स प्राइस इज 25 रुपीज़। जी मैडम शेख। राजा साहब मसरूफ कहाँ हैं इतने, आपको तो पता होगा। राजा मैडम शेख, राजा साहब आज आखिरी लम्हों पे उन सारी नज़रअंदाजियों का, गिलों का, शिकवों का और जो उनकी बातें नहीं मानेंगे, जो उनको पहचानते ही नहीं थे, उनके वो सारे ले रहे हैं, बदले लेने की पोजीशन में हैं, क्योंकि अब अपोजिशन लीडर जो वो हैं और वो बड़ा अहम है, उनका मिलना बड़ा ज़रूरी है। तो वो जो उनको नहीं मिल रहे थे पिछले कई महीनों से, जो मसरूफ़ थे, अब वो कह रहे हैं कि मैं मसरूफ़ हूँ, मुझे मिलने के लिए थोड़ा सा इंतज़ार फरमाइए। और बाकी जो हुकूमत जितनी मसरूफ़ थी वो भी आपको पता है। जो राजा सिर्फ यही बात है या फिर जहाँ उन्होंने मिलने हैं वो मिल रहे हैं, क्योंकि उनकी कुछ दीगर मुलाकातों की भी बड़ी कयास आराइयाँ हो रही हैं। जैसे चेयरमैन सेनेट से कहा जा रहा है कि उन्होंने मिला है, लेकिन वो वज़ीर आज़म के लिए बड़े मसरूफ़ थे। मैडम शेख, चेयरमैन सेनेट से मिलना तो एजाज़ की बात है। तो शहबाज शरीफ से मिलना कोई एजाज़ की बात थोड़ी है। और जहां उन्होंने मिलना है वो मिल रहे हैं वाकई। अच्छा, लेकिन उन्होंने दिले वहां से फिर वहां मिल के कहा है कि मुझे ये 14-15 महीने नहीं मिले, मेरे साथ बड़ी ज्यादतियां की और मैं बड़ा दुखी हूं अंदर से। ओके अच्छा, मैं वापस आती हूँ ज़रा आपसे हफीज़ शेख के बारे में बात करूँगी। महमल, क्या आपको लगता है राजा रियाज साहब वाइल्ड कार्ड हो सकते हैं? वाइल्डेस्ट ड्रीम्स में भी नहीं हमने सोचा था, लेकिन राजा रियाज साहब वाइल्ड कार्ड हो सकते हैं। और कुछ इसके अंदर से क्या निकलेगा अभी जो वज़ीर आज़म, निगरान वज़ीर आज़म की पिटारी है? देखिए ना, इस वक्त पहली चीज़ तो ये है कि ये हम जो डिस्कस कर रहे हैं, हालांकि केयर टेकर आप मुझे बताएं जो पिछले 2008, 13, 18 के अगर आप जो हमें देख रहे हैं वो भी और जो हमारी टीम भी है, पूछे कि तीनों के नाम आते हैं, किस किस को आते हैं, भट्टी साहब, उमर, शहजाद, उमर, मतलब बेसिकली आप, मैं भी, तो मेरा नहीं ख्याल कि तीनों के सबको याद होंगे। हो सकता है कि 1-2 को लोगों को याद हो पूरे के पूरे। मुझे जिस तरह 2 नाम याद थे, मुझे एक नाम मुझे भूल गया था। तो केयर टेकर वज़ीर आज़म को इतनी इम्पॉर्टेंट चीज़ है नहीं, क्योंकि बेसिकली तो उसका काम है कि उन्होंने ये इंश्योर करना है कि इलेक्शन हो, और वो एक सिर्फ स्टॉप गैप अरेंजमेंट होती है हमारे आइन वगैरह के मुताबिक, कानून के मुताबिक, और उसके बाद एक नई गवर्नमेंट ने आ जाना होता है। दूसरा जो ये बहुत ज़्यादा जो बात होती है कि वो आ जाएं, वो आ जाएं, इस तरह की बात तो होती है, लेकिन हमने देख लिया कि 2018 में नासिरुल मुल्क साहब थे, बहुत ही शरीफुल नफ्स इंसान सारा कुछ उनका, लेकिन सबसे कंट्रोवर्शियल इलेक्शन थे 2018। तो जब जिन्होंने जो करना होता है, जो कंट्रोवर्सी बननी होती है, जो उन्होंने चीज़ें ऊपर नीचे करनी होती है, वो कर लेते हैं। उससे केयर टेकर वज़ीर आज़म का कोई लेना देना, वो किस तरह रोक सकते हैं ना। उनका एक जो किरदार है वो तो ये है कि स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ गवर्नमेंट हो। तो बेसिकली तो आपको एक ऐसा शख्स चाहिए कि जो कंट्रोवर्शियल ना हो, जो कि डे टू डे मामलात हुकूमत के हैं, थोड़ी सी इन्होंने एम्पावर किया है केयर टेकर गवर्नमेंट को, वो तो यही है कि जो ऑनगोइंग चीज़ें वो चलती रहें। तो मेरे ख्याल में वैसे अगर देखा जाए, सब लोग जो हैं वो अपने अपने उसमें अच्छे होंगे। तसद्दुक़ जिलानी साहब बहुत अच्छे हैं, जलील अब्बास जिलानी साहब बहुत अच्छे हैं, और भी नाम चल रहे हैं। लेकिन फवाद हसन फवाद साहब का मैंने आपसे एक पहले भी जिक्र किया था कि जब उनका नाम शुरू में आया था, देखिए उनका मेरे ख्याल में वो भी एक बहुत अच्छे केयर टेकर PM हो सकते हैं, क्योंकि एक तो ये है कि वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी रहे हुए और उनका एक्सपीरियंस भी है, उन्हें पता है कि प्राइम मिनिस्टर हाउस कैसे चलता है, प्राइम मिनिस्टर हाउस में फाइल्स क्या मूव होनी है, क्या काम होने हैं, एक वो इजी रहेगा ना। बाकी तो जो भी आते हैं तो जाहिर बात है अगर वो सियासतदान नहीं हैं और उनको अगर उस तरीके से एक्सपीरियंस नहीं है, चला तो वो लेंगे, इधर क्या चीज़ नहीं चलती। लेकिन बात यह है कि अगर वो हों, वैसे भी देखिए उन्होंने नून के लिए भी एक तरह से, क्योंकि वो एक अपराइट इंसान है,
हमने देखा कि वो जेल में जिस तरीके से रहे, जिस तरीके से उन्होंने सफ़र किया, कुछ निकला नहीं, वो कोई वादा माफ गवाह नहीं बने, उनकी फैमिली ने बहुत ज़्यादा सफ़र किया। तो वो एक ऑनेस्ट से लॉयल इंसान है, उस तरीके से उन्होंने कोई ऐसी हमने कोई बात नहीं सुनी उनके बारे में। लेकिन ये लॉयल्टी कहीं नहीं, लॉयल्टी टू द पार्टी की बात नहीं है, क्योंकि वो PS2 साबिक PM नवाज शरीफ। मैं बात कर रही हूँ कि देखिए लॉयल्टी टू द, वो पार्टी मेंबर नहीं है, मैं वो बात नहीं कर रही। देखिए पार्टी मेंबर तो वो है नहीं, मैं ये बात कर रही हूँ कि ही वाज अ गुड ब्यूरोक्रेट इन हिज कैपेसिटी एज अ ब्यूरोक्रेट, के लॉयल इन द सेंस कि उन्होंने कोई इस तरह की चीज नहीं की कि जो अगर सबूत नहीं है तो मैं फिर भी वादा बिल्कुल सही है, आई गेट योर पॉइंट। लेकिन मसला ये है कि वो अटैच रहे हैं नवाज शरीफ साहब के साथ, तो अगर अब अगर डार साहब का नाम आ सकता है उनसे ज्यादा अटैच कौन है? ट्रू लेकिन डार साहब के ऊपर भी हम काफी दफा डिबेट कर चुके हैं ना कि मैं बात नहीं कर रही हूँ, ब्यूरोक्रेट है ना, अगर वो तो इस तरीके से तो आप कह सकते हैं कोई ना कोई किसी ना किसी से। एट द एंड ऑफ द डे केयर टेकर मेरे लिए तो खैर इतने अहम है उस तरीके से नहीं है, ये तो क्योंकि ये इलेक्शन इस तरह के कंट्रोवर्शियल बन रहे हैं ना, ये हालात ऐसे हैं। वही तो मैं बता रही हूँ कि आप अच्छे से अच्छा बंदा भी एलिना लगा दें और आप सबसे ऑनेस्ट तरीन बंदा भी आप लगा दें, उसके बावजूद ये भट्टी साहब इधर बहुत बातें करते हैं, आप भट्टी साहब को भी लगा दे, जिन्होंने जो करना है, अगर वो इलेक्शनों में उन्होंने वो ना किया तो वो भट्टी साहब के क्या खाते में हम डालेंगे? पता है ना किसने क्या होना है, किसने किया है क्या चीजें। तो इसलिए केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर तो सिर्फ ये है कि स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट वाइल अ न्यू गवर्नमेंट। मत दे, कोई पता नहीं भट्टी साहब लग नहीं, मैं तो बात कर रही हूँ लग भी जाए तो उन बेचारे का तो कसूर नहीं होगा ना, अनलेस ही इज एक्टिवली इन्वॉल्वड इन इट। ओके शहजाद, जो नाम चल रहे हैं आपकी क्या चॉइस है? कि मैं इसके ऊपर सेकंड राउंड करूंगी जरा ब्रेक के बाद आके, क्योंकि ये बड़ी दिलचस्प ऑब्जर्वेशन है जो अभी सब दे रहे हैं कि निगरान वजीर आजम का नाम अहम नहीं है, हालांकि मौजूदा हालात में होना नहीं चाहिए, ये नहीं कि है नहीं, होना नहीं चाहिए, लेकिन मौजूदा हमारे जिस तरह से कहा जा रहा है कि नवंबर में नहीं मार्च तक जाके होंगे और फिर उससे भी आगे हमें पता नहीं है, बड़ी अजीबो गरीब सूरत हाल है, तो इसमें तो चीज़ें बिल्कुल मुख्तलिफ हो जाती हैं। बट शहजाद, ये जो नाम है, सबसे पहले इनके ऊपर बात करते हैं, आपको इनमें से मौजूदा हालात में सबसे स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट कौन लगता है? आपको क्या लगता है कि किसको निगरान वजीर आजम होना चाहिए या हो सकता है? ऑल्सो जलील जिलानी साहब का नाम आना, बाकी सबके क्रेडेंशियल्स हमें पता है, बट एक सिफारतकार को लेके आना आप कैसे समझते हैं एज अ निगरान प्राइम मिनिस्टर, कैसा होगा? अलीना बहुत शुक्रिया। अलीना देखिए, इसमें कोई बंदिश तो नहीं है, कोई कदगन तो नहीं है कि आप किसी फॉर्मर जज को नहीं लगा सकते, फॉर्मर ब्यूरोक्रेट को नहीं लगा सकते। तो जलील जिलानी साहब का भी नाम आया है, फॉर्मर फॉरेन सेक्रेटरी रहे हैं, अमेरिका में हमारे सफ़ीर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से कोई मेरिट का जो तक सवाल है वहाँ तक तो पूरा उतरते हैं। जो हालात हैं इस वक्त वो मईशत के हवाले से ज़्यादा चैलेंजिंग है, इसलिए अगर कोई ऐसा शख्स हो जो मईशत को समझता हो तो वो शायद बेहतर निगरान वज़ीर आज़म होगा। और हफीज़ शेख साहब का नाम इसलिए ज़्यादा सूटेबल है क्योंकि गालिबन मैंने ये भी सुना है कि हफीज़ शेख साहब ने ये इनकार कर दिया है कि वो निगरान फाइनेंस मिनिस्टर नहीं बनेंगे, अगर वज़ीर आज़म बनाया जाए तो वो बनेंगे। हाँ, मैंने ये सुना है, आई डोंट नो इफ इट्स कंफर्म्ड। बात तो ये भी हो रही है कि अभी तक हफीज शेख साहब ये कहते फिर रहे हैं कि मुझे तो किसी ने अभी तक पूछा ही नहीं है, मेरी तो मर्जी हासिल ही नहीं की है, जबकि राना सनाउल्लाह साहब ने उस दिन हमारे शो में कहा था कि वो तैयार हैं बनने के लिए वजीर आजम, निगरान वजीर आजम। लेकिन देखें, अहमियत इस मरतबा क्यों है? अहमियत इसलिए क्योंकि हमें पता है ये 3 महीने में इलेक्शन होने नहीं है, कम से कम 5-6 महीने तो कहीं नहीं गए, क्योंकि आपका जब तक डिलिमिटेशन का मामला होगा, फिर कैंपेन शुरू होगी, सारा कुछ होगा, तो 5-6 महीने के लिए जो शख्स आएगा वो वजीर आजम बनेगा। लेकिन ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, मैं बल्कि एक तो बड़ा लिमिटेड रोल होता है जो भी निगरान सेटअप होता है उसका, कि उसने इलेक्शन करवाने हैं। लेकिन साथ में आप ये देखें कि इस वक्त ये जो पीडीएम की हुकूमत गई है, पहले इमरान खान ने जो करना था वो किया और बाकी जो कसर थी वो इस पीडीएम हुकूमत ने पूरी कर दी है। यानी कि जो पूरी मुकम्मल सरेंडर जिसको आप कहते हैं ना, सिविलियन सुप्रीमेसी के दावे करते थे लेकिन सिविलियन के जो भी काम करने वाले थे वो मुकम्मल सरेंडर हो गए। जैसे मैंने कहा, ये शुरुआत इमरान खान साहब ने की, एक बाकायदा इंस्टीट्यूशन का रोल उन्होंने फॉर्मलाइज करने की कोशिश की, लेकिन इस हुकूमत ने आके कानून साजी करके और बाकायदा उनको अहम जो माशी इशूज हैं उसमें भी इन्वॉल्व करके जो सिविलियन सुप्रीमेसी थी ना वो मुकम्मल सरेंडर कर दिया है। आज हर कोई ये कहता है कि शहबाज शरीफ साहब ये हुकूमत अकेले नहीं चला रहे थे, ये हाइब्रिड 2.0 है। तो आप सोच लीजिए कि जो एक निगरान वजीर आजम होगा उस बेचारे के पास क्या पावर होगी, क्या इख्तियार होंगे। जब हम अपने पिछले 2 वज़ीर आज़म को, एक जो आज चले जाएंगे और एक जो पिछले गए हैं, उनको कठपुतली कहते थे, तो फिर जो निगरान बेचारा आएगा वो कितना ही कोई ताकतवर होगा, कितना ही कोई बाइख्तियार होगा, वो भी एक कठपुतली होगा। महमल बिल्कुल ठीक कह रही हैं, वो भी उन्हीं डायरेक्शंस पे चलेगा जो कि उसको दी जाएंगी। हाँ, जो शायद कुछ आपके एसेट प्राइवेटाइजेशन के मामलात हैं, कुछ ऐसे IMF से जो आपने कमिटमेंट्स की हुई है वो पूरी करनी है, वो डे टू डे बेसिस पे वो पूरा करेंगे। मैं एक बात आपको इसकी मिसाल देकर समझा देता हूं, मुझे प्लीज मौका दीजिएगा। अगर इस वक्त जो केयर टेकर का नाम है वो भी इनके पल्ले नहीं है,
वो भी मुक्तदर हलकों की मुशावरत से ही बनेगा, क्योंकि इनके पल्ले तो ये भी नहीं था कि क्या पुरानी हल्का बंदियों पे करवाना है या नई हल्का बंदियों पे इलेक्शन करवाने हैं, इलेक्शन में ताखीर करनी है नहीं करनी है। ये तो तैयार थे कि पुरानी हल्का बंदियों पे करवानी है। तो जब ये इनके इख्तियार में नहीं है तो निगरान वजीर आजम का सोली जो इख्तियार है वो इनके पास कैसे हो सकता है? और अगर होता तो क्या हफीज शेख का नाम होता? वो हफीज शेख जिनको ये तनकीद करते रहे, पीटीआई की इकोनॉमिक पॉलिसीज पे तनकीद करते रहे, आज उस हफीज शेख के हवाले से खुद हुकूमत कह रही है जी उनका नाम शॉर्ट लिस्ट है। कैसे हो गया ये बताइए मुझे जरा। हफीज शेख साहब तो वो है ना जिन पे तनकीद करते थे कि पीटीआई ने बर्बाद कर दी मईशत, तो सबसे ज्यादा टर्म तो उन्होंने गुजारा है बतौर फाइनेंस मिनिस्टर पीटीआई की हुकूमत ने। शौकत तरीन साहब 8-9 महीने रहे, असद उमर साहब 8-9 महीने रहे, तो उनके नाम पे कैसे लीडर ऑफ द ऑपोजिशन और लीडर ऑफ द हाउस गौर कर सकता है? तो कहीं ना कहीं से वो नाम आया होगा तभी उसको शॉर्ट लिस्ट कर दिया है। फवाद हसन फवाद अच्छी चॉइस है, लेकिन आपको पता है फवाद हसन फवाद का इस हुकूमत के बारे में क्या राय है? जरा सुन लीजिए निकाल के जो उन्होंने बातें की हैं कि जिस तरीके से इमरान खान की हुकूमत को लाया गया था उसी इस्टेब्लिशमेंट ने गिराकर इस हुकूमत को जो है वो थोपा है। तो ये फवाद हसन फवाद से आपकी राय है। तो मुझे तो लगता है कि ये जो इस वक्त फैसला है ये मुकम्मल तौर पे ना लीडर ऑफ द ऑपोजिशन के पास है ना लीडर ऑफ द हाउस के पास है। ये बनेंगे, जो भी शख्स बनेंगे वो मुक्तदर हलकों की हिमायत से बनेंगे, उनकी एडवाइस पे बनेंगे। जो उनका व्यू है ना इस गवर्नमेंट के बारे में, वो व्यू आपको पता है कि जो ये व्यू एक प्रिवेलेंट व्यू है, और उन्होंने वो मैं यही बात कर रही थी कि वो इस तरह के हैं कि ही स्टूड बाय प्रिंसिपल्स ना, जो जिस तरह जो बात मैंने लॉयल्टी की थी, दैट वाज नॉट टू द पार्टी, दैट वाज एक्चुअली टू द प्रिंसिपल के किसी को झूठा वो वाली चीज नहीं करनी चाहिए। तो वो बात तो सही कह रहे हैं। अब वो बने ना बने के लेते है, लेकिन जो शहजाद ने जिस तरह बात की है कि वाकई अली ना इतनी एक शेमफुल चीज है कि जिस तरीके से हमारी पार्लियामेंट ने सब कुछ यूं उठा के दे दिया है ना, डाटा में दे दिया, ये इसको अंडू करना ना बहुत मुश्किल काम है। मैं एक ब्रेक लेती हूँ, बिल्कुल सही, मैं एक ब्रेक लेती हूँ, उसके बाद जरा हम इसको भी गौर करेंगे कि ऐसी बात की ताखीर थी कि इन लोगों के हाथ में कुछ है ही नहीं, इसलिए जहाँ पे डिसाइड होना है वहीं से सारे फैसले आएंगे और सब कुछ डिसाइड होगा। और ऑल्सो ये जो केयर टेकर पीएम या केयर टेकर सेटअप हो गया, क्या इस नाम के ऊपर इन्हिसार होगा आगे कि कितना तवील हो सकता है ये जो सेटअप होगा? एक ब्रेक के बाद एक रिपोर्ट कार्ड स्क्रीन पे हो रहा है, एक रिपोर्ट कार्ड यहाँ आज स्टूडियोज़ में हो रहा है। मैं और महमल हमारे तज्जिए तबसरे ख़त्म नहीं हो रहे। बट एक बहुत बड़ा सवाल है, जब हम निगरान सेटअप और निगरान वज़ीर आज़म की बात कर रहे हैं, तो क्या उमर इस बात की ताख़ीर है कि इस हुकूमत के हाथ में कुछ नहीं है, जो फैसला साजी होनी है वो कहीं और होनी है, और वहाँ से नाम अभी तक आ नहीं रहा है या वाज़ेह तौर पर उसमें कुछ है नहीं? अच्छा, नहीं, मैं वैसे इस तासर से एग्री नहीं करता कि ये गवर्नमेंट जो है वो इतनी बेबस है और वो बैठे हुए हैं और इंतज़ार कर रहे हैं कि रावलपिंडी से कब कोई नाम आएंगे और फिर हम देखेंगे, फिर हम जाके आगे लोगों को बताएंगे। ऐसा नहीं होता। मुशावरत है, यानी कि ये है कि अगर ये नहीं होती तो उसको हम टेंशन का नाम देते हैं, अगर होती है तो ये तासर मिलता है, चूँकि ये है कि वो एक तारीख़ी तौर पे वो ज़्यादा स्ट्रांग रहे हैं, तो एक तासर ये मिलता है कि दूसरी साइड जो है वो बिल्कुल उसका एक जो दर्जा है एक महकूम का है। मेरा नहीं ख्याल ऐसा है, जो ये एक कंसल्टेशन चल रही है, और बल्कि ये है कि मियां नवाज शरीफ को क्या कहते हैं कि उम्र के पिछले हिस्से में कोई अपनी मर्ज़ी के आर्मी चीफ भी मिले हैं कि जिनके साथ उनका एक बनती भी है, वो उनको पसंद भी करते हैं। तो पहले तो यही होता था कि कुछ देर के बाद जो है वो टेंशन और मसले मसाइल शुरू हो जाते थे। अभी तक अल्लाह का करम है कि ऐसा हुआ नहीं है क्योंकि वो इधर है नहीं उमर, जो ये इस वजह से हाँ क्या मैंने कहा वो इधर है नहीं और ना ही वो वजीर आज़म है, और अभी तो 7 महीने हुए हैं, जल्दी किस बात की है? नहीं, वो है नहीं है, लेकिन ये है कि आज के दौर में यानी कि वो वज़ीर आज़म नहीं है, लेकिन यह है कि ऑब्वियसली यानी कि उनका एक अभी तक पार्टी पे कंट्रोल है और उनकी बात चलती है। और अभी भी बहुत सारे आप देख लें कि जब कोई इंपॉर्टेंट डिसीजंस या अपॉइंटमेंट्स होनी होती हैं तो बार बार जो है लोग उधर देख रहे होते हैं कि मियां नवाज शरीफ ने क्या कहा है। तो अभी मेरा ख्याल है कि इस वजह से लेट नहीं हो रहा कि यानी कि वो कोई पिंडी से इंतजार कर रहे हैं, किस बात की ताख़ीर है? जो मुशावरत चल रही है। वैसे बाय द वे मैंने अभी तक जिन लोगों से बात की है, पूछा है, फ्रैंकली ये सारे गैस तो चल रहे हैं। ये भी ज़रूर है कि इन लोगों की इंटेलिजेंस से उन्होंने जो रिपोर्टिंग वगैरह भी कराई हुई है, यानी इन दौरान वैसे ये बड़े लतीफ़े भी होते हैं कि कई लोग होते हैं कि उनका स्पेशल ब्रांच जो है जाके चेक कर रही होती है, हर बंदा अपने आप को ख्वाब देख रहा होता है जी कि मेरा नाम भी कंसिडर हो रहा है।
तो इन्होंने काफ़ी नाम जो है वो चेक कराए हुए हैं, सो मच के इन्होंने जो इशरतुल अबाद साहब हैं उनका नाम भी चेक कराया हुआ है। वो भी मार्केट में मुझे जो असल में जो प्रॉब्लम नजर आ रहा है वो ये नजर आ रहा है, तो मुझे जो इसमें एक इशू नजर आ रहा है वो ये है कि नाम ये ले रहे हैं, लेकिन जिस तरह भट्टी साहब ने तो वैसे ही अजराए मजाक इसहाक डार का नाम लिया, तो मैं उसको वैसे संजीदगी से ले रहा हूँ बाय द वे। यानी कि अभी जो मसला आ रहा है ये जो PMLN गवर्नमेंट है, ये किसी इस खुशफहमी आप कह लें या उनका हो सकता है कि उनका एक रियलिस्टिक टारगेट हो, उनको ये लगता है कि अगले 6 माह के दौरान हमने कोई इकानमी के हवाले से कोई अचीव कर लेना है कि हम इस क्राइसिस से निकल आएंगे। तो एक उनका ये भी है कि किसी तरह अपना ही कोई फेस जो है वो केयर टेकर के तौर पे अगर कंटिन्यू कर सके तो हम क्रेडिट भी ले सकते हैं जी कि देखें 6 माह के अंदर और या इस 1.5 साल अगर पूरा लगा लें कि 1.5 साल के अंदर अंदर हमने इकानमी को क्राइसिस से निकाल लिया, ताकि जो ही इलेक्शन करीब आए तो हमको हमारे पास कोई चीज़ सेल करने के लिए हो। तो ये एक इशू चल रहा है। यानी कि वैसे मैं आपको बताऊं कि अगर शहबाज शरीफ के बस की बात हो और शहबाज शरीफ जो है वो भी आप उनको रेस से बाहर ना सब्र करें, तो ना तहलील करते तो तहलील क्यों कर रहे हैं वक्त से पहले, रुक जाते। अब तो इलेक्शंस भी ये जो अपने वो घर से बाहर निकलेंगे, अच्छा अब तो इलेक्शंस भी आगे जाके हो रहे हैं, तो रह जाते हैं ना लीना। घर से बाहर निकलेंगे तो फिर मेरे ख्याल जो दूसरे कैंडिडेट हैं वो तब कंसीडर होंगे। अच्छा ये बात सही नहीं, वैसे इसके ऊपर भी जल्दी से बात करेंगे कि इतनी जल्दी क्या है असेंबली तहलील करने की। अब तो आगे भी हो गए ना इलेक्शन, अब तो हो गए, नई हल्का बंदियों के ऊपर मार्च तक जाएंगे ही जाएंगे, तो फिर रुक जाते 10-15 दिन, वक्त पे ही तहलील होने देते, 60 दिन ले लेते। बट इरशाद भट्टी साहब, सर आप मजाक में बात कर रहे थे, उमर ने सीरियसली ले लिया है, ये बताएं कितना किरदार होगा इस नाम का? सही, अभी तक रूल आउट नहीं हुए, सारे सोर्सेस कह रहे हैं रूल आउट नहीं हुए। अच्छा, और अगर इसहाक डार साहब बन जाते हैं तो फिर वो कितना बड़ा सवालिया निशान होगा? महमल देखिए अलीना, इस वक्त किस चीज़ का सवालिया निशान है? आप मुझे बताएं, कोई इबाम रह गया है किसी चीज़ का? कोई जी बड़ी ऑब्जेक्टिव इधर चीज़ें हो रही हैं या कोई बड़ी रूल बाय द बुक रूल ऑफ लॉ हो रहा है? तो अगले इलेक्शंस तो आज ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं स्टेबिलिटी आएगी, जो नई हुकूमत आएगी वो स्टेबिलिटी लेके आएगी, लेकिन अगर नई हुकूमत ऐसी आएगी तो कहाँ से आएगी स्टेबिलिटी? अलीना 2018 में क्या कोई अभाम था? पता नहीं था क्या होना है, RTS भी बैठ गया, सब कुछ हो गया, तो क्या हो गया? तो वो जो ब्लेटेंट चीज़ जो होती है ना, कि हमें लगता है कि ये कोई पहली बार हो रहा है, पहली बार तो कुछ नहीं होता इस मुल्क के अंदर, कुछ अनप्रेसिडेंटेड नहीं है। वो करने को जो चीज़ होगी वो नया प्रेसिडेंट सेट कर देंगे, मतलब इसके अंदर क्या ऐसी चीज़ है, उन्हें पता है पिछली चीज़ें भी माफ़ हुई हुई हैं, अगली भी हो जाती हैं, वो नहीं है। लेकिन खैर एनीवे, इस वक्त तो सच्ची बात है, सभी गेस करें कि इतने नाम हैं, और इवन पार्टी के अंदर के लोगों को, गवर्नमेंट के अंदर के लोगों को नहीं पता, ये बहुत कम लोगों को पता है असल फाइनल नाम। और आप जिनसे भी बात करें वो भी अपना गेसवर्क ही कर रहे हैं। हमारे क्रेडेंशियल्स के ऊपर भी बात कर रहे हैं ना, कि जो इस वक्त रनिंग में है वो कितना कौन सॉलिड कैंडिडेट है, अगर उनको क्रिटिकली एनालाइज करें। शायद भट्टी साहब आप कहिएगा, जो भी नाम होगा क्या उसके ऊपर इन्हिसार होगा कि इलेक्शंस कब होते हैं? देखिए मैडम शेख, पहले तो दुख की बात, तकलीफ़ की बात, तशवीश की बात और बड़े ही अंदरूनी किस्म के दुख की बात यह है कि आपने कैसे सोच लिया कि मैं इसहाक डार साहब को गैर संजीदा ले रहा हूँ और उमर ने संजीदा ले लिया। आप मेरा क्रेडिट क्यों सारों को दे देती हैं? आप ये जुल्म क्यों करती हैं? रियली सॉरी भट्टी साहब, दिन तो फिर आपको चैन आएगा। नहीं भट्टी साहब, आप बिल्कुल सीरियसली कह रहे थे भट्टी साहब, वाटर कूलर आपका, इसहाक डार साहब आपके हुए सर। देखिए जिस तरह तक राजा रियाज साहब बहुत अहम है ना, बट इसहाक बिल्कुल सही बात है भट्टी साहब, हम आपका दर्द समझ सकते हैं, इसहाक डार साहब आपके हुए, तो लिहाजा पहली दफ़ा इस जाती मुश्तरका मफादात कौंसिल हुकूमत के जाते लम्हों में आपने मेरा दर्द समझा। सलाम शहबाज शरीफ, सलाम राजा रियाज। अच्छा मैडम शेख, आपने बात की कि इनके पास है कुछ नहीं, मैं बिल्कुल नहीं मानता इस बात को। ग्राउंड रियलिटीज़ में यस मुशावरत हो रही है, उनका फीडबैक लिया जा रहा है, मुलाकातें हो रही हैं। कल तक जो 1 पेज बुरा था, जहर लगता था, और वो 1 पेज आज मीठा, शहद हिमालय से ऊंचा, समंदर से गहरा और शहद से मीठा है, और होना भी चाहिए। कल भी मैं हामी था, आज भी मैं हामी हूँ कि होना चाहिए, आगे बढ़ें, सारे मिल के आगे लेकर इस मुल्क को चलें। अब ये किसी एक के बस की बात नहीं रही।
तो मुशावरत हो रही है। लेकिन इश्यूज़ क्या हैं? इश्यूज़ जो जेन्युइन इशू हैं वो हैं कि इस मुश्तरका मफादात कौंसल हुकूमत में नवाज शरीफ साहब भी हैं, जरदारी साहब भी हैं, मौलाना साहब भी हैं। मतलब भुट्टो और ज़िया इकट्ठे हैं और मौलाना साहब अचकज़ई और ANP इकट्ठे हैं। तो कोई नज़रिया नहीं है, लेकिन चूंकि मुश्तरका मफादात कौंसल थी तो नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब हाउस ऑफ शरीफ का एक उम्मीदवार है, जरदारी साहब का दूसरा उम्मीदवार है, मौलाना साहब दरमियान में तीसरे हैं। तो एक आपस में ये मुशावरत आपस में काफ़ी दिन ज़ाया हो गए किसी 3-4 नामों पर होने के लिए। और दूसरी बात मैडम शेख कि इस हकूमत ने जो काम करने थे उसमें किसी का इन्होंने नहीं पूछा। EVM ख़त्म करनी थी, नैब तरमीम करनी थी, नायली कानून ख़त्म करना था, 90 वजीर मशीर मुआवरीन रखने थे, वो रख लिए। लिहाजा इसके पास बहुत कुछ है और जिसकी वजह से डिले है। अगर इनके पास कुछ ना होता तो अब तक नाम फाइनल हो चुका होता। लिहाजा इसमें कोई शक नहीं कि इसहाक डार साहब एक वक्त था कि फेवरेट तरीन थे। और अभी भी जो मरियम नवाज साहबा निस्बतन चुप हैं और नवाज शरीफ साहब यूरोप चले गए, उसकी वजह भी एक थी कि इसहाक डार साहब पे पीपल्स पार्टी नहीं मानी थी। अब ये 3-4 नाम ऐसे हैं जिस पर दोनों ने नाचारो नाचार कर लिया। और वजह क्या है, क्यों नहीं मान रहे? आप कह रहे हैं क्योंकि सारे अंदर से डरे हुए हैं, कुछ ना कुछ करके मान गए इसहाक डार के ऊपर। हाँ, सारे अंदर से ये डरे हुए इस वजह से हैं कि इलेक्शन कहीं लंबे 6 महीने से लंबे ना हो जाएं। एक था कि भट्टी साहब ये जरा वाज़ेह कीजिएगा 2 साल का निगरान सेटअप हो। भट्टी साहब एक सेकंड, ये बड़ी वैलिड बात है आपकी, इसीलिए मैं आपसे पूछ रही थी कि किस हद तक डिपेंड करता है जो भी निगरान वजीर आजम होगा उसके ऊपर के सेटअप आगे खिंच सकता है नहीं। लेकिन ये मुझे बताएं, आप कह रहे हैं इसहाक डार साहब के नाम के ऊपर इत्तेहादियों ने इत्तेफाक कर लिया? नहीं मैडम शेख, पीपल्स पार्टी ने बिल्कुल इत्तेफाक नहीं किया था, जो जिसकी वजह थी। बाकी एक बता दूं कि हमने तो ये सुना था कि चारों तरफ से इसहाक डार साहब की मंजूरी आ गई थी, लेकिन पीपल्स पार्टी ने कहा कि वो नहीं होना चाहिए। मुस्लिम लीग नून का अंदरूनी धड़ा, एक और धड़ा, उसने भी कहा कि इसहाक डार को नहीं होना चाहिए। मौलाना साहब ने भी कहा इसहाक डार साहब को नहीं होना चाहिए लेकिन हालांकि मैंने तो इसलिए भी कह रहा हूं कि जब KP का सेट, पंजाब का जो सेटअप है, उसके बाद इसहाक डार साहब फेवरेट तरीन है। बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन रहेगा। ओके अलीना, देखिए एक चीज़ है कि जो डार साहब की चीज़ है, वो जो बात है, पीपल्स पार्टी ज़्यादा असल मसला PMLN के अंदर था। जब उनका नाम आया था तो उनके पीपल्स पार्टी वाज ओके विद इट। नहीं, मैं कह रही हूँ कि असल में एट द एंड ऑफ द डे तो जिनकी ज़्यादा मेजोरिटी है उन्होंने वो करनी है, लेकिन इसके अंदर ये था कि PMLN के अंदर भी मसला था। अच्छा, दूसरी चीज़, एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगी कि यहाँ पर बात हो रही है कि कोलिशन गवर्नमेंट तो सबको ये दे दिया। शहबाज शरीफ साहब को जो भी आप लोगों को ना, जाहिर बात है उनसे हमारे बहुत चीज़ें उन्होंने गलत की हैं, सही की हैं, उसके ऊपर एक हो सकता है, लेकिन इतनी बड़ी कोलिशन उन्होंने बहुत स्मूथली चलाई है। जहाँ उन्हें लगा कहीं टेंशन हुई हैं, उन्होंने वो रिजॉल्व की हैं और काफ़ी बीच में सिचुएशन इस तरह की आई, मतलब जहाँ पर हम बात हमेशा कहते थे जब 2008 से 13 की गवर्नमेंट थी कि जरदारी साहब जो हैं वो भी रिकन्सिलिएशन और इस चीज़ में उनका बहुत है, तो ये शहबाज साहब ने भी बहुत ज़्यादा रिकन्सिलिएशन रेट भी करवाएंगे। जब फॉर्मली तहलील हो जाएगी ये असेंबली तो उसके बाद हम ज़रा लुक बैक भी करेंगे, रिकैप भी करेंगे कि क्या हुआ क्या नहीं। शहजाद, कमिंग बैक टू द टॉपिक, ये कहिएगा, एक तो आप ऑब्वियसली सबकी बात का जवाब देंगे, आपके पॉइंट के ऊपर सबने कमेंट किया। दूसरा, किस हद तक इंपॉर्टेंट हो सकता है निगरान वज़ीर आज़म का नाम इस ज़िम्न में कि इलेक्शंस कब होते हैं? देखिए, मेरे ख्याल से अब ये तो सबको पता है इलेक्शन डिले होंगे, और इसीलिए मैंने कहा कि शायद जो माशी एतबार से सोचा जा रहा है वो इसी वजह से सोचा जा रहा है कि इलेक्शन शायद वक्त पे ना हो। हाँ, एक ये थ्योरी भी थी कि कोई अपना शख्स होगा, अपना ही अगर कोई बंदा होगा तो शायद वो फिर इलेक्शन में गैर जरूरी ताखीर नहीं करेगा किसी और के कहने पे। यहाँ पे भी जो बात हो रही है, मैं ये कह रहा हूँ, मुशावरत हो रही है और फैसला सोलली इनके हाथ में नहीं है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही जो इनको डिक्टेट करा दिया जाएगा वो होगा। और मैं उन्हें मिसाल दे के आपको बताया कि आप मुझे बता दें क्या लॉजिक है कि नून लीग हफीज शेख का नाम देगी। कोई और लॉजिक आपको नजर आती है तो मुझे बता दें। मुझे तो यही पता है कि कहीं से और से नाम आया था। और बाय द वे, इमरान खान ने भी हफीज शेख को नहीं चुना था। जब उनको चूज कर लिया था बतौर फाइनेंस मिनिस्टर तो इमरान खान की पहली मुलाकात हुई थी हफीज शेख से। अब आप बता दीजिए कि उस वक्त जब बाजवा साहब की एस्टैब्लिशमेंट थी तो किसने नाम फ्लोट किया था, ये सबको पता है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि कुछ शवाहिद ऐसे हैं जिससे पता चल रहा है कि कुछ नाम वहां से आए हैं और मुशावरत से ही होगा, इनका सोली फैसला नहीं होगा।
जैसे कि ये इनका फैसला नहीं था कि पुरानी मर्दमशुमारी पे कराना है। 15 जुलाई तक के सारे शॉट्स निकाल के देख लें, सब कह रहे थे पुरानी मर्दमशुमारी पे ही होंगे इलेक्शन, अब कह रहे हैं नई मर्दमशुमारी पे होंगे। और जो बात कर रही है महमल बिल्कुल ठीक है कि इस मुल्क में कुछ भी हो सकता है, क्योंकि अब आइन की कोई अहमियत नहीं रही है, यहाँ पे अदालतों की कोई अहमियत नहीं रही है, और इसमें सिर्फ सियासतदान कसूरवार नहीं, हमारी अदालतें, हमारे चीफ जस्टिस, सब पे इसका ब्लेम जाता है। लेकिन कुछ चीजें अनप्रेसिडेंटेड हुई हैं जो तारीख में नहीं हुई थी। 2 असेंबलियां टूटी, गलत तरीके से टूटी, जिस तरीके से इमरान खान ने उनको अपने जाती मफाद के लिए तोड़ा, लेकिन फिर आईनी तौर पे 90 दिन में इलेक्शन होने चाहिए थे, सुप्रीम कोर्ट के कहने के मुताबिक भी नहीं हुए। आज भी जो सेंसस का एक्सक्यूज बना के इलेक्शन को डिले किया जा रहा है, ये बिल्कुल ही गैर आईनी है। आइन आपका सिंपली ये कहता है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने हैं, केयर टेकर सेटअप इससे तजावुज नहीं कर सकता। सेंसस का मामला भी हमने आइन में जाके सेटल किया था 2017-18 में, लेकिन फिर भी वो इतनी अहमियत नहीं है उसकी जितनी इसकी है कि इलेक्शन वक्त पर होने हैं, क्योंकि 98 में जो सेंसस हुआ था उसके अगले 10 साल बाद सेंसस होना था। 2008 में नहीं हुआ, 2017 में जाके हुआ। तो इस मुल्क में हमने ये देखा है कि 20 साल के बाद सेंसस हुए और इंतखाबात हुए। तो इस इशू को आप बड़ा टैक्टफुली हैंडल कर सकते थे। एक तो बरवक्त काम करते तो सेंसस के नतीजे वक्त पर आ जाते हैं। अब ये शक व शुबात है कि शायद जानबूझ के सेंसस के नतीजे को एंड तक रखा गया ताकि उसको जवाब बना के इलेक्शन डिले करें। तो यहाँ तो एक हुकूमत की अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए कि सेंसस को क्यों आपने डिले किया, और अगर अब डिले हो चुके थे तो इलेक्शंस क्यों डिले किए जा रहे हैं, ये सबसे अहम सवाल है। यहाँ पे प्रायोरिटी देता है आइन के, इससे गुंजाइश ही नहीं है। यहाँ पे हम कोई बात ही नहीं करते कि वो 2 सूबों में निगरान वजीर आला बैठे हुए हैं जो अपनी मुद्दत क्रॉस कर चुके हैं, ना आईनी कवर है ना लीगल कवर है, वो फैसले किए जा रहे हैं। पर फिर भी एक छोटी सी चीज इसमें ऐड करती जाऊं, जो अनप्रेसिडेंटेड की बात है ना, देखिए ये पहले ये जाहिर बात है कि स्केल पर हो वो एक अलहदा चीज है, लेकिन हमने देखा जब 2018 के इलेक्शन जो इतने कंट्रोवर्शियल हो रहे थे उसमें नून के लोगों ने भी टिकटें वापस भी की हैं, किस तरीके से उस वक्त भी जोड़ तोड़ा है। आजकल स्केल जरा फर्क है, जी। और नहीं आई नो, मैं वैसे बात करी कि एक कैबिनेट बनती है और लोग आके कहते हैं ये निगरान सेटअप में मेरे 10 वजीर हैं, फलां के 3 हैं, फलां के 3 हैं, मतलब अपने अपने नॉमिनीज डाले हुए हैं। ये कब हुआ है केयर टेकर सेटअप के लिए किसी पार्टी के सीनियर रहनुमा का नाम आ जाए कि साग डार को बना दें, शायद खगान अब्बासी साहब को बना दें। ये हमने तो नहीं देखा कि निगरान सेटअप के हवाले से ऐसी बात हो रही है। देखिए ये अनप्रेसिडेंटेड हम कहते हैं, लेकिन इस तरह की चीजें जो है पाकिस्तान में कुछ भी हो सकता है ना, बिल्कुल उसके पैरेलल ड्रॉ किए जा सकते हैं। जो प्री पोल रिगिंग हुई 2018 से पहले उसके पैरेलल आप ड्रॉ कर सकते हैं। वो तो 90 की दहाई में भी आपने देखा कि किस तरीके से एस्टैब्लिशमेंट ने उस हुकूमत गिराने में रोल प्ले किया या हुकूमतों को लाने में रोल प्ले किया। लेकिन कह रहा हूं निगरान सेटअप जिसका आपने मकसद ये रखा है इलेक्शन करवाने, वहां पे क्या बात हो रही है, सागदार को लगा दें, अब्बासी साहब को लगा दें। और वो क्यों हो रही है कि ताकि इलेक्शन डिले ना हो मार्च से ज्यादा, क्यों हो रही है? इसलिए हो रही है वो डर जो है ना एक्चुअली, क्योंकि जिन्होंने करना होता है, बात सिंपल सी ये होती है ना, हम बहुत सारी चीज़ों की इधर बात करते हैं कि वो सिंध और बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा फॉर्मर फाटा में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आज पंजाब में हो रही हैं, तो लोगों को लगता है कि ऐसी चीज़ें तो कभी पहले हुई नहीं। जुल्म ही है और बिल्कुल कंडेम करना चाहिए और कोई इसमें दो राय है नहीं। लेकिन मैं ये कह रही थी, मैं वैसे शहजाद बात करती थी, इस पे नहीं, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि वाकई अनकॉन्स्टिट्यूशनल चीज़ है कि 2 असेंबलियों के इलेक्शन नहीं हुए। लेकिन ये चीज़ है कि इधर ये भी नहीं हुआ था कभी कि 2 असेंबलियों के सिर्फ हो जाए और फिर जो है वो बाकी के बाद में हो, वो वाली मतलब नई चीज़ हो जाती थी, वो बिल्कुल आईनी होनी चाहिए थी, क्योंकि आइन में कोई गुंजाइश नहीं है इस तरह की चीज़ें। लेकिन अब आप सेंसस वाली चीज़ देख लें, कभी कहते हैं 2023 पे कराना है, फिर कहते हैं 17 पे कराना है, फिर कहते हैं 23 पे कराना है। भाई मेकअप योर माइंड, फिर अब डिले कराने, पता है सबको डिले होता है और इसको बड़ा नॉर्मल ले रहे हैं। आई थिंक शहजाद वही बात कर रहे थे। उमर, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जो ये बात कर रही थी ना, महमल बात कर रही थी कि वो किसी डर की वजह से वो अपना बंदा लाना चाहते हैं। मेरा नहीं हाल, और ना ही अपना बंदा रखने से कोई डर आपके ख़त्म हो जाते हैं। अभी आप देखें कि जो इमरान खान तो चले गए, तो उनका सदर तो अभी मौजूद ही है ना, तो जो डॉक्टर आरिफ अलवी हैं वो क्या कर सके हैं। तो इसमें गवर्नमेंट का अपना इंटरेस्ट है, यानी कि गवर्नमेंट से मतलब नून लीग का इनफैक्ट, कि वो चाह रहे हैं और बाकी जो लोग हैं उनके साथ एग्री नहीं कर रहे, और ये उनको मेन इशू आ रहा है। जो शहजाद जिस तरह बात कर रहे थे फीस शेख की, ये बात दुरुस्त है। वो एक्सक्यूज़ मी, जो हफीज़ शेख हैं उनको एक इस्टेब्लिशमेंट काफ़ी पसंद करती है, यानी कि इसमें कोई डाउट नहीं है। उनका ये ख्याल है कि ये एक अच्छे फाइनेंस मिनिस्टर हैं। तो लेकिन ये भी तो हो सकता है कि बाज़ कात एक तरफ से कोई प्रपोजल आ रही हो, दूसरी तरफ से एक्सेप्टेबल हो रही हो, और हफीज़ शेख देखें वो स्वाए नून लीग के, वो पीपल्स पार्टी के भी फाइनेंस मिनिस्टर रहे हैं, वो पीपल्स जो पीटीआई के फाइनेंस मिनिस्टर रहे हैं, वो शायद नून लीग के भी फाइनेंस मिनिस्टर होते अगर इसाक डार उधर मौजूद ना होते थे, क्योंकि इसाक डार जो है वो किसी और को बारी नहीं लेने देते। चलें जी, अब देखते हैं कल परसों क्या फैसला होता है। आज के प्रोग्राम से इजाजत दीजिएगा, अल्लाह हाफिज।